नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। जितने भी बच्चे बिहार रेस्ट 2024 के तैयारी में लगे हुए उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह म्यूजिक का क्लास 6 नंबर है। यदि आप क्लास 6 देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप क्लास 1, 2, 3, 4, 5 मतलब लगातार क्लास को ज्वाइन करें ताकि आपको रिजल्ट 100% हो जाएगा। सभी कोई भी वीडियो आपको मिस करने की जरूरत नहीं है। और इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं, अतः प्रतिदिन सुबह 8 बजे क्लास अब जरूर ज्वाइन करें। अतः मित्रों, बिना समय गवाए हुए हम लोग सभी प्रश्नों को बहुत ही विश्लेषण और बहुत ही ढंग तरीका से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। वीडियो को अंतिम समय तक जरूर मित्रों बने रहें। आज का प्रथम प्रश्न है कि संगीत रत्नाकर में कुल कितने अध्याय हैं? तो संगीत रत्नाकर को सप्त अध्यायी के भी नाम से जाना जाता है। संगीत रत्नाकर को सप्त अध्यायी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार इसका आंसर कितना हो जाएगा मित्रों? 7। अर्थात संगीत रत्नाकर में कुल कितने अध्याय हैं? तो 7 अध्याय हैं, सी नंबर। ठीक है, 7 अध्याय का नाम भी आपके सामने हम उपलब्ध करवा दिए हैं। संगीत रत्नाकर में कुल 7 अध्याय का वर्णन है। फर्स्ट जो अध्याय है उसको स्वरा अध्याय है, जो दूसरा का अध्याय है उसको रागा अध्याय है, तीसरा का जो है ताल अध्याय है, और 4 नंबर में जो है प्रबंध अध्याय है, और 5 नंबर में प्रकीर्णन अध्याय है, और 6 नंबर में जो आपका है वाद्य अध्याय है, और 7 नंबर में नृत्य अध्याय है। आपको बीपीएससी में जो है जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें पूछा भी था कि स्वर अध्याय किस ग्रंथ का भाग है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या था? संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर के कितने भाग है मित्रों? तो 7 भाग अध्यायों में बटा हुआ है। अगला प्रश्न पर हम लोग बारीकी से ध्यान देंगे। तबला पखावज वादों को किस वर्ग में रखा जाता है? तो इसको मित्रों तबला और जो पखावज है वो जो है अवनद वाद्य के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा? अवनद। एक बार 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 आपको हम बताना चाहते हैं कि वाद्य जो है भारतीय संगीत में 4 प्रकार के, चारों वाद्य का डिटेल्स जानकारी आपको हम एक वीडियो बना दिए हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मित्रों हम डाल दिए हैं। अब जरूर जो है से उस वीडियो को देख लें ताकि 100% आपका एग्जाम निकल जाए। ठीक है, तो इसकी व्याख्या पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तबला पखावज वाद्य को अवनद वाद्य के अंतर्गत माना जाता है। तंत्री वाद्य सितार है, और वितत वाद्य सारंगी तथा घन वाद्य मंजीरा को माना जाता है। मतलब आपको बारीकी से इसके बारे में याद रखना है मित्रों। अगला प्रश्न आपका, इनमें से कौन सा ढोल मंदिरों में बजाया जाता है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा ढोल है जो मंदिरों में बजाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों इडिका। इडिका जो ढोल है उसको मंदिर में बजाया जाता है। ढोल एक लोक संगीत का वाद्य है, जबकि तबला और मृदंग स्वतंत्र वादन किया जाता है। इसे शास्त्रीय संगीत में भी वाद्य माना जाता है। नल एक घन वाद्य है। नल एक क्या है? घन वाद्य है। ठीक है, अगला प्रश्न पर मित्रों हम लोग ध्यान देंगे। ध्रुपद की उत्पत्ति किस आश्रयदाता का संबंध रहा है? मतलब ध्रुपद की जो उत्पत्ति हुआ है किसके शासनकाल में जैसे इसका उपलब्ध हुआ था, आश्रयदाता हुआ था, इसका निर्माण हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों मान सिंह तोमर। ध्रुपद गायकी का जो उत्पत्ति हुआ था किसके शासनकाल में? मान सिंह तोमर को माना जाता है। इसके व्याख्या पर हम लोग ध्यान देंगे। ध्रुपद की उत्पत्ति का संबंध मान सिंह तोमर से माना जाता है। अगला प्रश्न मित्रों आपको जो बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है, प्रणव भारती के लेखक कौन है? प्रणव भारती के लेखक कौन है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ओमकार नाथ ठाकुर। एप्पल। प्रणव भारती के लेखक कौन है? ओमकार नाथ ठाकुर। एक बतौर मित्रों जितने भी भारतीय संगीत है तथा संगीतज्ञ हैं और उनके द्वारा लिखे गए किताब कब लिखा गया कब नहीं लिखा गया, ठीक है, उसका डिटेल्स जानकारी का एक वीडियो हम बना दिए हैं। उसमें लिखा हुआ है संगीत के प्रमुख किताबें तथा रचनाकार। उसका भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मित्रों लिंक दे दिए हैं, जरूर आप देख लीजिए एक बार। इसका व्याख्या पर हम लोग ध्यान देंगे। प्रणव भारती के लेखक ओमकार नाथ ठाकुर जी माने जाते हैं। जयदेव ने गीत गोविंद, लालमणि ने मिश्र तबला विज्ञान तथा आचार्य बृहस्पति ने संगीत चिंतामणि नामक ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपका,
बाज से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बॉल। क्या हो जाएगा? बॉल कहने का मतलब है कि शैली। बाज से क्या तात्पर्य है? तो शैली एक प्रकार का ही है, ठीक है। और गत जो यहाँ पर मित्रों आपको जो ऑप्शन दिया है गति या गत होता है, इसको आपको बारीकी से डिटेल्स में इसके बारे में आपको बताएंगे। भारत ने कितने रसों का वर्णन किया है? भारत ने कितने रसों का वर्णन किया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 8 रसों का भारत साहब ने वर्णन किया है। भारत साहब ने कितने रसों का वर्णन किया है? तो 8 रसों का वर्णन किया है मित्रों, मतलब एप्पल इसका आंसर क्या है? सही है। इसकी व्याख्या पर हम लोग ध्यान देंगे। भरत मुनि ने 4वीं शताब्दी में अपना ग्रंथ नाट्य शास्त्र की रचना की, जिसमें 8 रसों का वर्णन किया गया। पूछ सकता है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि। नाट्य शास्त्र की रचना कैवीं शताब्दी में हुई? तो 4वीं शताब्दी में हुई। और भरत मुनि ने अपने इस ग्रंथ में 7 शुद्ध स्वर और 8 विकृति स्वर का वर्णन किए हैं। आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि भरत साहब के अनुसार शुद्ध स्वर कितने हैं? तो 7 हैं। और विकृति स्वर कितने हैं? तो 8 हैं। भरत मुनि साहब के अनुसार आपको बताया जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी संस्था या केंद्र संगीत से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों आपको यूनेस्को, डी नंबर। ठीक है, यूनेस्को जो है इस संगीत से संबंधित आपको नहीं है। ठीक है, यूनेस्को नामक संस्था संगीत से संबंधित नहीं है, जबकि स्पीक, मैन, संकल्प तथा उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र संगीत से संबंधित है। अगला प्रश्न पर मित्रों हम लोग ध्यान देंगे। यति प्रस्तार ताल के अंतर्गत इनमें से संबंधित हैं। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 10 प्राण। यदि प्रस्तार मतलब 10 प्राण, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में होगा 10 प्राण के अंतर्गत इनसे संबंधित है। ठीक है, ताल के कितने प्राण हैं? तो 10 प्राण है मित्रों। 10 प्राण के बारे में आपको हम जिक्र कर चुके हैं, जरूर देख लीजिएगा। टप्पा का जनक किसे माना जाता है? बहुत बार पढ़ा चुके हैं कि टप्पा जो गायकी है उसका जन्मदाता कौन माना जाता है? तो मियां शौरी या शौरी मियां। ठीक है, इनका पूरा नाम था गुलाम नबी मियां शौरी। ठीक है, टप्पा जनक मियां शौरी को माना जाता है। वाजिद अली शाह ठुमरी के जनक माने जाते हैं। वाजिद अली शाह जो है ठुमरी के जनक माने जाते हैं। पूछ सकता है आपको एग्जाम में कि ठुमरी के जनक कौन है? तो वाजिद अली शाह। ठीक है, और यदि टप्पा के जन्मदाता कौन है? तो गुलाम मियां नबी शौरी साहब। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपका, पूर्वी ठाट के स्वरों में मध्यम तीव्र के स्थान पर शुद्ध कर देने से इस ठाट के स्वर बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों भैरव ठाट हो जाएगा, बॉल। ठीक है, किस ठाट का स्वर बनते हैं? तो भैरव ठाट का स्वर बनते हैं मित्रों। इसका व्याख्या आपको डिटेल्स में मित्रों बता दी है, जरूर इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किसी ताल के पूरे ठेके को एक बार बजाने को क्या कहते हैं? किसी ताल के पूरे ठेके को एक बार बजाने को क्या कहते हैं? तो मित्रों इसको आवर्तन कहते हैं, बॉल हो जाएगा। ठीक है, क्या कहते हैं? आवर्तन कहते हैं। इसके व्याख्या पर हम लोग ध्यान देंगे। किसी ताल के पूरे ठेके को एक बार बजाने को आवर्तन कहते हैं। टुकड़ा, मुखड़ा तथा परन को एक आवर्तन में नहीं बजाया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, ताल जिस स्थान से प्रारंभ होती है उसे क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। ठीक है, कि ताल जिस स्थान से प्रारंभ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा सम हो जाएगा। क्या होता है? सम। सम पूरा इसका सही नाम नहीं है, इसका होगा समग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? समग्र कहते हैं। मतलब एप्पल इसका आंसर क्या है मित्रों? सही है। व्याख्या पर ध्यान देंगे। ताल जिस स्थान से प्रारंभ होती है उसे समग्र कहते हैं। समग्र को 2 प्रकार भागों में बांटा गया है। मतलब ग्रह को, संगीत में जो ग्रह है उसके 2 प्रकार में बांटा गया, समग्र और विषम ग्रह। मतलब समग्रह और विषम ग्रह। ठीक है, और इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे विषम ग्रह के भी 2 प्रकार होते हैं, अतीत और अनागत। अतीत और अनागत। अगला प्रश्न मित्रों आपका, तबला या पखावज संगतकर्ता को गायक किस ओर बैठना चाहिए? तबला और पखावज संगत
को गाय के किस ओर बैठना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों आपको सी नंबर, मतलब गायक के दाईं ओर। जो तबला पखावज संगत करता होता है उसको गायक के दाईं ओर बैठना चाहिए। बाधों पर बजाई तथा गाई जाने वाली राग और ताल में शुद्ध रचना कहलाती है। मतलब वाद्यों पर बजाई तथा गाई जाने वाली राग और ताल में बद्ध रचना क्या कहलाती है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा बंदिश। क्या कहलाती है? बंदिश कहलाती है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि पूरिया धनाश्री परज बसंत डॉट 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 रागे इस थाट के अंतर्गत आते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि पूरिया धनाश्री परज और बसंत किस थाट के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों पूर्वी थाट के अंतर्गत आते हैं। बॉल नंबर किसके अंतर्गत आते हैं? पूर्वी थाट के अंतर्गत। यह इसका व्याख्या है, बारीकी से जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न बच्चों आपका उत्तीर्ण होने पर दी जाती है। मतलब संगीत में उत्तीर्ण होने पर दी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा प्रयाग संगीत समिति द्वारा जो है संगीत प्रवीण उपाधि की डिग्री जो है से दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पर मित्रों हम लोग बारीकी से ध्यान देंगे। ठीक है, सितार का जफरानी बाज किसने प्रचलित किया था? बार बार हम बता रहे हैं कि इसका जो क्वेश्चन का आंसर है नाम में ही छुपा हुआ है मित्रों आपका। सितार का जफरानी बाज किसने प्रचलित किया था? तो मित्रों इसका हो जाएगा हलीम जफर खां, मतलब बॉल हलीम जफर खां। मित्रों इसका आंसर क्या है? सही है। सितार का जफरानी बाज हलीम जफर खां ने प्रचलित किया। उस्ताद विलायत खां, इलियास खां तथा शहीद परवेज सितार वादक हैं। विलायत खां क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। इलियास खां क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। और शहीद परवेज क्या बजाते हैं? तो शहीद परवेज भी सितार वादक हैं। अगला प्रश्न मित्रों आपका धूमकीट मूलतः किस वाद्य का बोल है? धूमकीट मूलतः किस वाद्य का बोल है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा पखावज, डी। धूमकीट मूलतः पखावज वाद्य का बोल है। आजकल धूमकीट बोल का प्रयोग तबला वाद्य पर भी किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपका नाना साहब पानसे किस वाद्य से संबंधित है? नाना साहब पानसे किस वाद्य से संबंधित? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों और आपका पखावज। नाना साहब पानसे क्या बजाते हैं? पखावज बजाते। यह भी आपको एग्जाम में पूछा गया है। हम प्रतिदिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं जो एग्जाम में 100% पूछा है या पूछने की संभावना है, इसलिए वीडियो को अंतिम समय तक जरूर बने रहें। शास्त्रीय संगीत की किस विद्या में होरी विषयक गीतों का वर्णन पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों धमार। ये क्वेश्चन जैसे दोबारा आपको जैसे जिक्र किया गया है। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो में बता चुके कि जो होरी गीत का जो वर्णन किया जाता है धमार गीत में किया जाता है। ठीक है, धमार जो गीतों का शैली है उसके अंतर्गत किया जाता है। शास्त्रीय संगीत की धमार गायन विद्या में होरी विषय गीतों का वर्णन पाया जाता है। धमार गायकी में धमार ताल ही बजाई जाती है। अगला प्रश्न मित्रों आपका वाद्यों के कितने प्रकार हैं? तो मित्रों बार बार बता रहे कि वाद्य के आपको 4 प्रकार हैं। वाद्य के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार है। चारों प्रकारों का आपको नाम यहाँ पर दिया हुआ है। तत्ववाद, पहला सुशीलवाद, दूसरा तीसरा का घनवाद, चौथा अवनतवाद। वाद से रिलेटेड यदि संपूर्ण जानकारी लेना है तो डिस्क्रिप्शन में एक वाद से संबंधित हम वीडियो बनाकर डाल दिए हैं, उसको जरूर एक बार आप देख लीजिए ताकि एग्जाम आपका 100% निकल जाए। 72 मेलों का वर्णन किस विद्वान द्वारा किया गया है? 72 मेलों का वर्णन किस विद्वान द्वारा किया गया है? तो मित्रों वेंकटमुखी द्वारा किया गया है 72 मेलों का वर्णन। 72 मेलों का वर्णन पंडित वेंकटमुखी नामक विद्वान द्वारा किया गया है। 72 मेलों का प्रयोग दक्षिणी संगीत में किया जाता है। आपसे पूछ सकता है कि 72 मेलों का प्रयोग किस संगीत में किया जाता है? तो दक्षिणी संगीत में मित्रों किया जाता है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए श्रुति छंदोवती में भरत का कौन सा स्वर स्थापित है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा, तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने के मतलब है कि स। ठीक है, देखिए भरत मुनि ने 22 श्रुतियों पर 7 स्वरों की स्थापना की है, जिसमें षडज स्वर छंदोवती श्रुति पर और गंधार स्वर को क्रोधी श्रुति पर और पंचम स्वर को अल्पानी श्रुति पर और निषाद स्वर को क्षोभनी श्रुति पर स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न आपको बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है
निम्नलिखित में से किस जोड़े की तालों मात्राओं की दृष्टि से समान है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा झुमरा और आड़ाचार ताल, एप्पल। ठीक है, आपके यहाँ पर डिटेल से बता दिए कि झुमरा और आड़ा ताल में 14 मात्रा मानी जाती है, धमार ताल में भी 14 मात्रा मानी जाती है, पंजाबी ताल में 16 मात्रा मानी जाती है और मध्य ताल में 18 मात्रा मानी जाती है, तिलवाड़ा ताल में 16 मात्रा मानी जाती है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों बारीकी से क्लियर करेंगे। एक ताल का चक्रदार टुकड़ा दूसरे किस ताल में समान रूप से बच सकता है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा 3 ताल, मतलब एप्पल इसका आंसर बच्चों क्या है? सही है। ठीक है, अगला प्रश्न पर मित्रों हम लोग ध्यान देंगे। तबले में सर्वाधिक गत किसमें होती है? तबले में सर्वाधिक गत किसमें होती है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा फारुखाबाद। ठीक है, किसमें हो जाएगा? फारुखाबाद में। तबले में सर्वाधिक गत फारुखाबाद घराने में है। फारुखाबाद घराने गत के लिए ही प्रसिद्ध है। अजराडा घराना आड़ा के लिए प्रसिद्ध है। दिल्ली किनारबाज के लिए प्रसिद्ध है तथा लखनऊ लव तथा शाही के लिए प्रसिद्ध है। मतलब सभी घराना किस लिए प्रसिद्ध है आपको इसमें डिटेल से बता दिए मित्रों। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। क्रियांतर विश्रांतिलय नामक श्लोक किसका है? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों अमर घोष का। किसका श्लोक है? अमर घोष का है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि तीव्रता का दूसरा नाम क्या है? तीव्रता का दूसरा नाम क्या है? तो मित्रों इसका हो जाएगा छोटा बड़ापन। क्या हो जाएगा? छोटा बड़ापन। इसकी व्याख्या पर ध्यान दीजिए। तीव्रता का दूसरा नाम जैसे नाद का छोटा बड़ापन कहलाता है। नाद की 3 विशेषताएं पूछ सकता है एग्जाम में कि नाद की कितनी विशेषताएं हैं? तो 3 विशेषताएं। नाद का ऊंचा नीचापन, ठीक है, दूसरा का नाद का छोटा बड़ापन और तीसरा का नाद का जाति या गुण। नाद की कितनी विशेषताएं हैं? तो 2 विशेषताएं, 3 विशेषताएं हैं। और नाद के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार हैं। ठीक है, आहत नाद और अनाहत नाद। अगला प्रश्न मित्रों आपको कि बांसुरी में नीचे का 5वां सुराख बोलने पर कौन सा स्वर सुनाई देगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ग। ठीक है, बांसुरी के बारे में भी डिटेल जानकारी मित्रों आपको हम दे दिए हैं, जरूर एक बार जाकर वीडियो देख लीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों आपका राग अडाना का गायन समय है। तो राग अडाना का जो गायन समय मित्रों रात्रि का तृतीय पहर। रात्रि का तृतीय पहर मतलब सी नंबर। ठीक है, प्रहर कितने संगीत में बांटे गए हैं? तो 8 बांटे गए हैं। तो राग अडाना का गायन समय क्या है? तो रात्रि का तृतीय पहर माना गया है। राग अडाना का थाट क्या है? तो असावरी थाट है। और राग अडाना का राग वादी स्वर में स तथा संवादी स्वर में प माना जाता है। अडाना राग की जाति यदि पूछ देगा तो साडो संपूर्ण है। अडाना राग की जाति क्या है? तो साडो संपूर्ण। अडाना राग का थाट क्या है? तो असावरी थाट है। अडाना राग को कब गाया जाता है? तो रात्रि के तीसरे पहर में गाया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों आपका जिस स्वर से जाति गायन प्रारंभ होता है उस स्वर को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ठीक है, इसका व्याख्या यहाँ पर मित्रों बारीकी से आपको दे दिया है, जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि रामायण कालीन संगीत में कितनी जातियों का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 7। कितना हो जाएगा? 7 मतलब 7। रामायण कालीन संगीत में कितनी जातियों का उल्लेख मिलता है? तो 7 जातियों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न मित्रों आपका खलीफा किस भाषा का शब्द है? तो खलीफा जो है मित्रों आपको अरबी भाषा का शब्द है। अरबी एप्पल खलीफा किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है मित्रों। और आपका अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। बिंदु खां सारंगी किस घराने से संबंधित है? मतलब बिंदु खां सारंगी बजाते हैं, उनका संबंध जैसे किस घराने से है? तो मित्रों इनका संबंध दिल्ली घराने से है। किस घराने से है? दिल्ली घराने से। इसकी व्याख्या पर ध्यान देंगे। बिंदु खां सारंगी वादक है, इनका संबंध दिल्ली घराने से संबंधित है। ग्वालियर आगरा तथा किराना घराना ख्याल गायन से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपका संगीत का सबसे अधिक उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो साम वेद में मिलेगा। ठीक है, संगीत का सबसे अधिक उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो साम वेद में मित्रों मिलता है। आपको याद होना चाहिए वेद कितने हैं? तो 4 है। और वेदांग कितने हैं? तो 6 है। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपका
कि तानपुरे का घुड़ंच किस लकड़ी का बना होता है। ठीक है, तानपुरे का घुड़ंच जो है से किस लकड़ी का बना होता है। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों सांबर सिंह। सांबर जो एक जानवर होता है उसके सिंह का बना होता है। तानपुरे का घुड़ंच सांबर सिंह, अबुनस या खैर की लकड़ी से बना होता है। ठीक है, अबुनस से भी बनता है, खैर की लकड़ी से भी बनता है, परंतु पहले जो बनता था एक सांबर नाम का जानवर होता है उसके सिंह से बनाया जाता था। इसीलिए यहाँ पर वर्तमान समय में आबनुस या खैर की लकड़ी से बनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों हम लोग ध्यान देंगे, धमार ताल का प्रयोग किस गायन शैली में किया जाता है। धमार ताल का प्रयोग किस गायन शैली में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों धमार में ही हो जाएगा। और होरी का जो प्रयोग किया जाता है धमार गायन शैली में ही प्रयोग किया जाता है। व्याख्या देखिए, धमार ताल का प्रयोग धमार गायन शैली में किया जाता है। धमार ताल पखावज की ताल है। ध्रुपद के साथ 4 ताल, ख्याल के साथ 1 ताल तथा ठुमरी के साथ दीपचंदी ताल बजाया जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि ठुमरी के साथ किस ताल का प्रयोग किया जाता है, तो दीपचंदी ताल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध सप्तक है। हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध सप्तक है, तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा बिलावल। क्या हो जाएगा, बिलावल जैसे शुद्ध सप्तक माना गया है। इसका व्याख्या आपको देखिए एकदम डिटेल्स में यहाँ पर बता रहे हैं। हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध सप्तक राग बिलावल राग माना जाता है। बिलावल राग बिलावल थाट का राग है। पूछ सकता है कि बिलावल राग जैसे किस थाट का है, तो बिलावल थाट का ही है। बिलावल राग का वादी स्वर ध तथा संवादी स्वर ग माना जाता है। बिलावल राग की जो जाति है संपूर्ण जाति मानी जाती है। भैरव राग रे ध कोमल। ठीक है, असावरी राग में ग ध नी और कोमल और यमन राग में तीव्र म का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, कि छिद्रों से निर्मित रचना को क्या कहते हैं। तो छिद्रों से निर्मित रचना को गजरा कहते हैं। क्या कहते हैं, गजरा कहते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या पर मित्रों बारीकी से ध्यान दीजिए। छिद्रों से निर्मित रचना को गजरा कहते हैं। गजरा का प्रयोग तबला वाद्य में किया जाता है। गजरा के द्वारा ही चमड़े को तबला के अंग में मढ़ा जाता है। गजरा के मध्य में जो छिद्र होता है उसे घर भी कहते हैं। उस छिद्र को क्या बोलते हैं, घर भी बोला जाता है। और गजरा पर ही जो है चमड़ी के साथ जो मढ़ा जाता है उसको ब्रेकअप लगाया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, अवनदवाद को क्या कहते हैं। तो अवनदवाद को जो अन्य नाम मित्रों बोला गया है पुष्करवाद भी बोला जाता है। अवनदवाद को और क्या नाम से बोला जाता है, पुष्करवाद भी मित्रों बोला जाता है। व्याख्या इसको ध्यान देंगे, अवनदवाद को पुष्करवाद कहते हैं। सितार तंत्रीवाद है, वंशी सुशीलवाद है तथा तबला जैसे तालवाद माना जाता है। अगला प्रश्न मित्रों बहुत ही बेहद है, पंजाबी भाषा का प्रयोग किस गायन शैली में किया जाता है। तो टप्पा में किया जाता है। किसमें किया जाता है, टप्पा में मित्रों किया जाता है। पंजाबी भाषा का प्रयोग किस गायन शैली में किया जाता है, तो टप्पा में किया जाता है। और टप्पा गायकी के जो है जन्मदाता कौन थे, तो मियां शौरी साहब है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, रागों में कितने वर्ग स्वर की दृष्टि से बताए गए हैं। रागों में कितने वर्ग स्वर की दृष्टि से बताया गया, तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा 3। इसका व्याख्या दीजिए, तीनों का नाम भी आपको डिटेल्स में बता दे रहे हैं। रागों में 3 वर्ग स्वर की दृष्टि से बताए गए हैं। पहला आपका मंद्र स्वर, दूसरा का आपको मध्य स्वर और तीसरा का आपको तार स्वर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पर मित्रों बारीकी से ध्यान देंगे, विकृष्ट शब्द से क्या अभिप्राय है। विकृष्ट शब्द से क्या अभिप्राय है, इसका आंसर मित्रों हो जाएगा मंद्र स्वरों में गायन। मंद्र स्वरों में गायन। ठीक है, इसका व्याख्या पर हम लोग ध्यान देंगे, विकृष्ट शब्द को मंद्र स्वर में गायन किया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों आपका ध्यान दीजिए मित्रों, सादरा किसे कहते हैं। सादरा किसे कहते हैं, तो मित्रों इसको हम चैती को सादरा भी कहते हैं। इसका बॉल आंसर क्या है, सही है। चैती को क्या बोला जाता है, सादरा भी कहा जाता है। व्याख्या पर ध्यान दीजिए, सादरा चैती गायन को कहा जाता है। चैती चैत के माह महीने में गाया जाता है। ध्रुपद टप्पा तथा धमार गायन को सादरा नहीं कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, विष्णु दिगंबर स्वर लिपि पद्धति में खाली के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। तो मित्रों खाली के लिए प्लस का साइन प्रयोग किया जाता है, मतलब D नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत है। व्याख्या देखेंगे हम लोग,
विष्णु दिगंबर स्वर लिपि पद्धति में खाली चिन्ह को प्लस माना जाता है। भारतीय संगीत में खाली चिन्ह को जीरो मतलब शून्य से संबोधित करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, विष्णु दिगंबर स्वर लिपि में खाली को जो है से प्लस के माध्यम से चिन्ह से सूचित किया जाता है, जबकि भारतीय संगीत में खाली चिन्ह को जीरो माना जाता है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, किस संगीतज्ञ द्वारा राग यमन की रचना की गई? किस संगीतज्ञ द्वारा राग यमन की रचना की गई? तो मित्रों हम लोग याद रखेंगे सुल्तान हुसैन रौकी। हालांकि सुल्तान हुसैन सरकी इसका पूरा नाम है, मिसप्रिंट लिखा गया सुल्तान हुसैन सरकी। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपका, ताल की लंबाई स्पष्ट करने वाली इकाई क्या कहलाती है? ताल की लंबाई स्पष्ट करने वाली इकाई को मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आपका बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम किस ग्रंथ ने विकृति स्वरों का उल्लेख किया? ठीक है, सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने विकृति स्वरों का उल्लेख किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों सारंगदेव साहब। किसने किए थे? सारंगदेव साहब ने सर्वप्रथम जैसे अपने ग्रंथ में विकृति स्वरों का उल्लेख किए हैं। व्याख्या पढ़ेंगे। सर्वप्रथम सारंगदेव जी ने विकृति स्वरों का उल्लेख किया था। सारंगदेव जी ने 12 विकृति स्वर माने हैं। सारंगदेव जी ने कितने विकृति स्वर माने हैं? तो 12 माने हैं मित्रों। आज का अंतिम प्रश्न आपका है कि मूर्छना का आरंभ जाति गायन में किस स्वर का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ध्यान दीजिए एक बार, मूर्छना का आरंभ जाति गायन में किस स्वर का प्रयोग किया जाता है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा अंश। किसको प्रयोग किया जाता है? अंश को। ठीक है, इस प्रकार मित्रों आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त किया गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो मित्रों तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर ले, हमें सपोर्ट करें। और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही कठिन समय और परिश्रम करना पड़ता है। आपका भविष्य बनाना ही मेरा प्रथम कर्तव्य समझते हैं, इसलिए अभी अपना कर्तव्य समझ करके मित्रों इसको वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के पास स्टडी ग्रुप में इसे जरूर भेज दें ताकि सभी लोग पढ़े और सभी लोग बढ़े। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।